गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास के लिए मेरे जूनियर साइंटिस्ट के लिए मैंने पहले 2 लेक्चर सेंड किए थे जहां हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का पहला चैप्टर कौन सा था, ध्यान है? स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, है ना। हम मैटर और सराउंडिंग मैटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला जो लेक्चर था आपको मैंने बताया था मैटर की डेफिनेशन और मैटर की प्रॉपर्टी। फिर सेकंड वाले में हमने क्या पढ़ा था, है ना, मैटर के जो आपके स्टेट होती है 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और कैसे पढ़ा था ये पता है? हम पढ़ रहे हैं मज़ेदार तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हुए, है ना, आपकी जो एक्टिविटी है उसको करते हुए। बच्चों आज का जो उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेट चेंज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसा कि पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, सॉलिड, ठीक है ना, और क्या होता है, लिक्विड यानी कि द्रव, और क्या होता है, गैस। 3 अवस्थाएं थी। अब बात करेंगे आज के लेक्चर में हम कि यहाँ पर क्या इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं पानी के बारे में। सबने देखा हुआ है पानी की 3 फॉर्म आपने देखी है, आइस के रूप में होता है, लिक्विड वाटर के रूप में होता है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, और क्या होता है आपका वाटर वेपर होती है ना, भाप जिसको कहते हैं अपन। ठीक, अब आपको कह दिया जाए कि इन तीनों को एक दूसरे में चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे? तो वहाँ पर आप देखते हैं हम एक चीज़ को अप्लाई करते हैं, वो होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान। अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वह किस में बदल जाता है, पानी में, और पानी को गर्म करते हैं तो किस में बदल जाती है, वह वाष्प में। जनरली सारी चीज़ें आपने देखी हुई है, लेकिन आज मैं आपको ये पूरा ही अपन एक्सपेरिमेंट के साथ देखने वाले हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। जब ये चेंज होता है तो एनर्जी का चेंज किस तरह से होता है, मॉलिक्यूल किस तरह से बदलते हैं, ठीक है, आप उसको लाइव देखने वाले हैं। पहले मैं बता दूं आपको, ये आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, बर्फ में, तो यहाँ पर कण बहुत ज़्यादा पास होते हैं ना बच्चों। फिर लिक्विड जब बनता है तो यहाँ पर कण क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और वेपर में पार्टिकल और क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। ये आपको पता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को गर्म करते हैं तो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे अणु गति करते हैं और दूर होते हैं, यानी कि गर्म करने पर अणु दूर होंगे तो किस में चला जाएगा, ये वाटर फेज में, और फिर आप इसको करेंगे तो किस में चला जाएगा, ये वेपर फेज में। तो पदार्थ की अवस्था तापमान के साथ एक इन अणुओं को दूर पास हम किससे कर सकते हैं, प्रेशर से भी कर सकते हैं। अगर आप इस वेपर को टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और इसको प्रेस करें, ठीक है ना, जैसे कि आपने कहाँ देखा है, गैस की टंकी जो होती है आपकी, कौन सी, जिसमें एलपीजी गैस होती तो गैस है, लेकिन जब आप उस सिलेंडर के अंदर देखते हैं तो सिलेंडर में क्या होती है, लिक्विड होती है। वहाँ पर क्या किया गया है, उसको कंप्रेस किया गया है, प्रेस किया गया है, तो दाब बढ़ाने पर अणु पास होते हैं, ठीक है। तो अब जब आप वेपर पर दाब बढ़ाओगे तो अणु पास होंगे तो किस में बदल जाएगा, वो लिक्विड में, और लिक्विड पर और प्रेस करोगे तो किस में बदल जाएगा, वो आइस में। इसका मतलब 2 फैक्टर होते हैं, एक तो तापमान टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर यानी कि दाब। इन 2 चीज़ों में चेंज करने पर आपका एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदला जा सकता है। आज हम इन दोनों ही चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ मैटर और प्रेशर इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ये 2 पॉइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और अपने दिमाग में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पैदा करेंगे, है ना, होंगे वो। और फिर मैं उस एक्सपेरिमेंट के बाद अधिकांश आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ आंसर आपके दिमाग में रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना, और री एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करेंगे। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं है, आपने देखा हुआ जरूर है, बर्फ पानी में, पानी बर्फ में बदल रहा है, लेकिन आपको उसकी हिडन बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। वहीं आपकी बेसिक साइंस होती है, जिसको आगे हम बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला एक्सपेरिमेंट। किसके लिए? हम केवल इतना करेंगे, बर्फ को पानी में, पानी को वेपर में बदलने वाले हैं, और उस समय टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है उसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। ओके, तो तैयार हो जाओ एक्सपेरिमेंट के लिए, स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, आज का पहला एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों मैंने आपको अभी जो बताया है कि हम जब हीट इफेक्ट देखते हैं किस पर, मैटर की स्टेट पर, तो आप देखेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप आपके घर पे कर सकते हैं। मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया है
उसमें मैंने एक थर्मामीटर लगा दिया है, ठीक है, टेम्परेचर नोट करने के लिए। और इस बीकर के नीचे मैंने ट्राइपॉड रख के यहाँ पर गर्म करने के लिए बर्नर लगा रखा है। ओके, घर पर आप गैस पर भी ये काम कर सकते हैं जी। अब क्या करेंगे, बीकर लिया और इसमें लगभग मैंने 150 है ना 150 ग्राम के आसपास आइस ले ली है। थोड़ी सी आइस और बढ़ा दूँ मैं। एक मिनट, इसको छोटा कर लूँ। ये मैंने 150 कंप्लीट बीकर भर दिया लगभग, और ये आइस ले ली है। ओके, अब मैं सबसे पहले इसका टेम्परेचर नोट करूँगा। अब टेम्परेचर आप थर्मामीटर से नोट करेंगे तो टेम्परेचर में एक चीज़ है, हो सकता है कि आपको एकदम यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर जो आइस का है वो आ रहा है लगभग आपका 0 डिग्री। कितना आ रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आपका H2O या पानी है वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में है। अब क्या करते हैं, इसको बर्नर चालू करके गर्म करते हैं। तो जैसे इसको हीट मिलेगी तो आपको पता है कि आइस के मॉलिक्यूल क्या है, सॉलिड है तो पास पास है। हीट मिलने पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली इसको, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर होंगे। इसका मतलब दूर होते ही कौन सी फेज में चला जाएगा? ये लिक्विड फेज में। अब चालू करते हैं इसको, देखो और अब लगातार टेम्परेचर नोट करेंगे कि क्या टेम्परेचर रेज होता है या वही रहता है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर रेज होगा, लेकिन हम देखते हैं इसको तो ये टेम्परेचर अभी भी 0 पर ही चल रहा है। ठीक है, अब इसको हीट करते रहेंगे। अब आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है, नीचे आपका आइस पिघल कर किस में जा रहा है ना, वाटर फेज बनती जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे जिन पार्टिकल्स को हीट मिलती जा रही है वहाँ से क्या होता जाएगा, ये स्प्रेड होते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल दूर होते जाएंगे और किस फेज में चला जाएगा, ये वाटर फेज में। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सारा ही आइस वाटर में चेंज ना हो जाए। ओके, और अब हम देखते हैं अभी भी आपका टेम्परेचर 0 पर ही बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आप गर्म कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर थर्मामीटर बढ़ा नहीं रहा है, इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज़ को नोट करें कि जब हम गर्म करते हैं और आइस जब पिघल रही है तो पिघलने के बाद हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर आपका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब वो हीट कहाँ जा रही है? पता चला? हीट कहाँ जा रही है? हीट आपका आइस के जो मॉलिक्यूल है उनके काइनेटिक एनर्जी के रूप में जाती जा रही है और वो क्या होते जा रहे हैं? स्प्रेड होते जा रहे हैं। इसका मतलब वो जो दी गई उष्मा वो कहाँ है? इन्हीं पार्टिकल के अंदर चली गई है, और इसको कहते हैं हम फेज स्टेट चेंज, यानी कि आपका सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो जो दी जाने वाली हीट है वो इन्हीं मॉलिक्यूल के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, और इसीलिए आपका थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और ये तब तक नहीं बढ़ने वाला है, देखिए आप कब बढ़ना चालू होगा। तो बच्चों अब आपका सारा आइस पिघल चुका है और अब आप थर्मामीटर को रीडिंग नोट करें तो थर्मामीटर पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो गया है। ठीक है, 20, 25, 30 पर पहुंच गया है। अब यहाँ पर आपकी एक फेज मौजूद है, ठीक है ना, फेज चेंज नहीं हो रही है। जब आपका आइस कन्वर्ट हो रहा था किसमें? लिक्विड में, तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर मेंटेन था। फिर सारी आइस जब लिक्विड में बदल गई, अब उसके बाद अगली फेज आएगी, तब तक यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब आप देखें अगली स्टेज कौन सी आने वाली है। तो आपको पता है कि जब पानी को हम गर्म करेंगे तो ये अब क्या होगा? बॉयल होना चालू होगा, यानी कि अब लिक्विड फेज किसमें बदलने वाली है? गैस फेज में। आप टेम्परेचर देखें, अभी तक इसमें बॉयल होना चालू नहीं हुआ है। हम उस पॉइंट को नोट करेंगे जहाँ से बॉयल चालू हो जाता है, बॉइलिंग चालू हो जाती है। अभी आपका टेम्परेचर पहुँच गया है 50 पर। ओके बच्चों, 50 पर चल रहा है, अभी तक ये बॉयल होना चालू नहीं हुआ है। अब हम उस टेम्परेचर को नोट करेंगे जब ये बॉयल होना चालू हो जाता है। तो बच्चों अब देखें, आप नज़र आ रहा है पानी बॉयल होना चालू हो गया है। और अब आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है 100 डिग्री। कितना आ रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब ये बॉयल होता जा रहा है, हीट लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये टेम्परेचर आपका 100 से अबव नहीं जा रहा है, केवल 100 पर बना हुआ है।
जैसा कि आइस जब था तो 0 पर बना रहा, कब तक? जब तक कि सारा आइस लिक्विड में ना बदल गया। अब सेकंड, ये आपका लिक्विड अब बॉयल होना चालू हो रहा है, यानी कि ये आपकी वेपर फेज चालू हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी पदार्थ की तीसरी स्टेज हो गई, क्लियर। और यहाँ पर टेम्परेचर 100 बना हुआ है, इसका मतलब अवस्था परिवर्तन जब होता है, स्टेट चेंज होता है, तो वहाँ पर दी जाने वाली एनर्जी इसके अब इस पानी का टेम्परेचर 100 ही बना रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे हम 12th में जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, ओपन में जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर 100 होगा, लेकिन जब मैं इसको ढक के गर्म करता हूँ तो ये टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होने पर बॉईल होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पर ये 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के ऊपर जब कोई लिक्विड है ना बॉईल होकर किस में बदल जाए? गैस में बदलना प्रारंभ हो, तो वह टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह वहाँ पर 0 से जब वह 0 डिग्री पर आपकी दोनों फेज मौजूद थी, इक्विलिब्रियम में थी, लिक्विड और सॉलिड, तो वह उसका क्या कहलाएगा? आपका मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जहाँ पर ठोस पिघलता है जिस टेम्परेचर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, प्रेशर पर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर को आपको करना पड़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, ओके। तो आगे की कक्षाओं में जब आप रूल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर इनमें से किसी एक चीज़ को कांस्टेंट करते हैं, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लिया जाता है। और जो आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताया जाता है वो 180 एम पर होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर दिया जाता है, ओके। अब ये टेम्परेचर 100 पर बना हुआ है और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि सारा ही आपका लिक्विड किस में ना बदल जाए? गैस में ना बदल जाए। तो एक्सपीरियंस समझ में आया? हमने आइस लिया, आइस को फिर क्या किया? गर्म किया। जब तक हम गर्म करते रहे और सारा आइस लिक्विड में ना बदल गया तब तक आपका टेम्परेचर 0 बना रहा, नोट करें कॉपी में। फिर उसके बाद जब सारा पानी बन गया उसके बाद हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये टेम्परेचर को इंक्रीज किया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 100 तक पहुंचा। और जब 100 पर पहुंचा तो इसमें बॉइलिंग की प्रोसेस चालू हो गया और ये 100 तब तक बना हुआ है जब तक कि सारा ही आपका क्या हो जाए। अब एक चीज़ और है, आपने कई बार देखा होगा कि गर्म पानी 100 डिग्री वाला जो पानी होता है और 100 डिग्री पर ही आपकी वेपर है, लेकिन जब आप है ना उंगली डालते हैं तो गर्म पानी से हम कम जलते हैं, जबकि वेपर के द्वारा हमारे को जलन ज़्यादा होती है। तो इसका पीछे कारण क्या है? सोचेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको, लेकिन आप सोचें पहले कि इस जो वेपर है इसमें हीट ज़्यादा लग रही है, जबकि पानी में उंगली डालते हैं तो उतनी हीट नहीं महसूस होती है, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना। अब आप इस पर अपन बात करेंगे, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो अब इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आपने लिख लिए हैं, अब आप देखें इस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकलता है, ओके बच्चों। तो आप खुद पहले निष्कर्ष निकालना शुरू करें, फिर मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या आया है, ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों टेम्परेचर इफेक्ट का अब मैं एक सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको और बताने वाला हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, आइस, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है ना। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम सॉलिड को हीट करते हैं और सॉलिड लिक्विड में ना बदलकर सीधा ही कहाँ चला जाता है? वो वेपर में चला जाता है। देखा, जैसे कपूर है ना, आरती करते हैं तो क्या करते हैं? कपूर को डायरेक्ट जलाते हैं, वहाँ पर पानी बनता है क्या? सीधा ही किस में चला जाता है वो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर आपका सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट गैस में जा रहा है। चलो उस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, मज़ा आएगा। इसके लिए आप कपूर घर पे मिलती वो ले सकते हैं, या नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है उसको लिया जा सकता है। मैंने क्या किया, एक गर्म करने के लिए पार्सिलिन की प्याली है ये, और पार्सिलिन की प्याली के अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है अमोनियम क्लोराइड लिया जिसको नौसादर कहा जाता है। इसकी जगह पर आप कपूर भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, गर्म किया। तो बच्चों इसको गर्म करते हैं। तो मैंने ये बर्नर जलाया और यहाँ पर मैंने पार्सिलिन की प्याली को रख दिया, ओके। और इसके ऊपर मैंने एक फ़नल लिया है जिसके ऊपर के जो आपका फ़नल का मुंह है उसको मैंने कागज़ या रुई के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें क्या होता है। ये आपका गर्म हुआ। अब आप इसकी सतह पर देखें, बीकर की जो आपकी चारों ओर की सतह है वहाँ पर देखें, कुछ धुंधला सा नज़र आने लगा ना। देखें वेपर आ रही सीधी, ओके। और इसके अंदर आपका सॉलिड फॉर्म है, और सॉलिड फॉर्म किस में हो रहा है? डायरेक्ट वेपर में। और यहाँ पर लिक्विड नहीं बन रहा हो, लिक्विड यहाँ पर नहीं बनेगा और सीधे किस में जा रहा है ये?
तो आप कपूर को जिस तरह से गर्म करते हैं और इस तरह से वहाँ पर डायरेक्ट वेपर आती है, उसी तरह से यहाँ पर मैंने इसको किया। तो देखें आप, ये अब वेपर दिख रही है उठती हुई। वेरी गुड। देखिए ये सारी वेपर कहाँ हो रही है, अब इसके चारों ओर जमा होने लग गई। और ये वेपरेशन तब तक होगा जब सारा अमोनियम क्लोराइड किस में ना बदल जाए, वेपर के रूप में ना आ जाए। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? हमने नौसादर लिया, उसको गर्म किया, मतलब बिना लिक्विड बने सॉलिड सीधे किस में बदल रहा है, ये गैस में। तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है पता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सबलिशन। यानी कि वे पदार्थ जो कि सॉलिड से कहाँ चले जाते हैं, सीधे ही वेपर फेज में, बिना लिक्विड में बदले। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। आइए समझ में। अब आप देखें, इसको मैं हटा लेता हूँ। ये देखें सारे वेपराइज हो रहा है, और इस वेपर को हम ऊपर जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा, रुई के चारों ओर ऊपर जमा होते जाएगा ये देखें, यह है ना, ये वाइट वाइट यहाँ पर जमा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वापस जाकर क्या हुआ, कंडेंस हुआ। तो ये आपका वेपर जमा हो गई है, नज़र आया ना वाइट वाइट। ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ से हीट हुआ, हीट होने के बाद बिना वेपर में चेंज हुए। आप इसको देख सकते हैं हीटिंग को। ये मैं हीट कर रहा हूँ, और ये आपका देखें, नज़र आया ना, लिक्विड नहीं बनाना, और डायरेक्ट किस में चल रहा है, वेपर में जा रहा है, कोई लिक्विड नहीं है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? कितने एक्सपेरिमेंट किए हमने? 2 एक्सपेरिमेंट। किसके लिए? पदार्थ की जो स्टेट होती है उस पर टेम्परेचर के इफेक्ट को जानने के लिए। अब अपन ऑब्जर्वेशन पर डिस्कस करते हैं और रिजल्ट तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक आपने बीकर लिया, उसमें आपने क्या ली, आइस ली, यही था ना, और वहाँ पर हमने क्या लगाया, एक थर्मामीटर लगाया था, और इस तरह से हमने इसको स्टैंड के ऊपर लगा दिया था। और ये आपका बर्नर है जहाँ से हमने इसको हीट किया, और ये इस तरह से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट आपने देखा। स्टार्टिंग क्या किया, जब हमने गर्म किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या था, आइस था। ओके, फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बर्नर लगाया, गर्म किया, तो टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना रहा तब तक, कहाँ तक, जब तक कंप्लीट आइस जो है आपका लिक्विड में ना बदल गया। ये आपका ऑब्जर्वेशन था। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या था, 2 फेज थी, 2 स्टेट थी, एक तरफ आइस भी था और एक तरफ आपका वाटर भी था। यानी कि लिक्विड फेज भी थी और सॉलिड फेज भी थी। तो बच्चों यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है मेल्टिंग पॉइंट की, जिसको कि एमपी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। एक एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर पर आपका प्रेशर क्या होगा, एक वायुमंडलीय 180 एम पर किसी भी सॉलिड और लिक्विड की जहाँ पर इक्विलिब्रियम हो, साम्य हो, दोनों मौजूद हो, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस और उसकी गैस अवस्था, द्रव अवस्था इक्विलिब्रियम में हो, साम्य में हो। ओके, दूसरी चीज़ और है, इसी डेफिनेशन को चेंज करता हूँ। वह टेम्परेचर जहाँ पर कोई ठोस द्रव में बदलता है निश्चित दाब पर,
ठीक है ना। तो निश्चित दाब पर जब कोई ठोस दाब पर वह तापमान, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदले, वह उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक। समझ में आया? गलनांक क्या होता है? गलनांक वह ताप होता है निश्चित दाब पर जहाँ पर द्रव और ठोस दोनों ही इक्विलिब्रियम पे हो, या वह निश्चित दाब पर वह तापमान, उस सर्टेन टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे जहाँ पर कि ठोस पिघल कर किस में जा रहा हो? द्रव में बदल रहा हो, वह उसका क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर जो आइस है या वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री। अब दूसरी चीज़ और कि ये टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ा जब तक कि सारी आइस लिक्विड में ना बदल गई हो। तो वो जो हीट आपने दी वो कहाँ गई? किस में काम आ गई? वो अवस्था परिवर्तन में, क्योंकि ठोस के काइनेटिक एनर्जी कम थे जबकि लिक्विड में बदला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन के दौरान जो इस ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो सामान्यतः इसको डेफिनेशन के रूप में ये कहते हैं कि 1 kg ठोस को लिक्विड में बदलने के लिए, दी गई ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि जो भी ऊष्मा वहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा और ऊष्मा दी जा रही है और उनके मॉलिक्यूल द्वारा ग्रहण की जा रही है, तो वह 1 kg कोई सॉलिड लिया जाए तो उसको लिक्विड में बदला जाए तो वहाँ पर कुल ऊष्मा उसके द्वारा कितनी एब्जॉर्व की गई है वह उसकी क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ओके, इसका मतलब अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बढ़ता है लेकिन ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो ग्रहण की जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तभी मैंने कहा कि जब आप बर्फ़ के मॉलिक्यूल के ऊष्मा की बात करें और पानी के उसी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ़ के मॉलिक्यूल हैं और 0 डिग्री पर ही सामने में आपका पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो ऊष्मा किसकी ज़्यादा होगी? पानी के मॉलिक्यूल की ऊष्मा ज़्यादा होगी, जबकि टेम्परेचर आपका क्या होगा? 0 ही होगा। और जो दोनों की ऊष्मा का अंतर है वो उसकी क्या होगी? गुप्त ऊष्मा होगी। आगे समझ में? अब सेकंड जो आपने बाद में इसमें अपने क्या किया? हीट करते गए तो फिर आपका टेम्परेचर कितना आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में पता है आपको 273.15 प्लस करते हैं तो वह किस में बदल जाता है आपका? केल्विन स्केल में, यानी कि 373.15 केल्विन, ये आप उसका क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने देखा कि सारा ही पानी जो आपका बना था अब वो किस में बदलना चालू हो गया? वेपराइज होना चालू हो गया, उबलना चालू हो गया। तो 100 डिग्री पर क्या था यहाँ पर? कब तक बना रहा? जब तक कि सारा ही पानी किस में ना बदल गया हो? वेपर में, वाष्प में। तब तक आपका 100 डिग्री बना रहेगा। यानी कि 100 डिग्री पर आपकी 2 फेज थी। एक तरफ तो क्या था? वाटर लिक्विड फेज, और दूसरी तरफ क्या था आपका? वेपर, जो कि गैस फेज है। ये गैस है और ये लिक्विड है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कहते हैं द्रव का उबलना, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि BP कहा जाता है। और यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्वथन का मतलब होता है उबलना। जिस ताप पर द्रव उबलता है और वेपर में बदलता है उसको क्वथनांक कहा जाएगा। अब उसी तरीके से आप डेफिनेशन 1 atm पर वह ताप जिस पर कोई द्रव, ठोस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्रव, और उसकी गैस अवस्था साम्य में हो, वह उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। और निश्चित दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदले? उसकी गैस में बदले, तो वह उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा।
ओके। और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होने वाला है, तो बॉइलिंग पॉइंट में बताया ना आपको कि आप जब बॉयल होता है, जब तक सारा ही वेपर ना बने तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री बना रहेगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, वह ताप कहाँ जा रहा है, तो उस द्रव की गुप्त ऊष्मा के रूप में। तो वहाँ पर द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, तो 1 लीटर आपका क्या हो, पानी या द्रव, वह लिक्विड से किस में बदले, आपका गैस में बदले, तो वहाँ पर उसको एब्जॉर्ब की गई हीट को क्या कहा जाता है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। इसीलिए पानी की ऊष्मा कम होगी और वेपर की ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए जब आप, है ना, गर्म रोटी बन रही हो और जब फूल जाती है और एकदम उंगली अपनी कहाँ चली जाती है, उस वेपर से टच होती है, तो बहुत भयंकर जलन होती है ना। जबकि गर्म पानी में नहीं होगा, पानी में आपकी उंगली होती है उतनी जलन नहीं होगी। कारण है वेपर की, वहाँ पर क्या है, आपकी एक्स्ट्रा जो हीट ली उसने वो उसमें जमा हो जाती है। और आगे बढ़ोगी ये इंटरनल एनर्जी होती है, यानी कि आइस से ज़्यादा इंटरनल एनर्जी किसकी होगी, आपकी आंतरिक ऊर्जा कहाँ होगी, पानी की। और पानी से ज़्यादा आंतरिक ऊर्जा किसकी होगी, ठीक। और ये जो परिवर्तन है ये कौन सा है, आपका ऊष्मा शोषी परिवर्तन। बर्फ़ को पानी में बदला आपने तो गर्म किया, अब पानी को वापस अगर आप ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो बर्फ़ में, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, ये कौन सा है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम। और गैस का द्रव में बदलना, द्रव का वापस ठोस में बदल जाना, ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। क्योंकि जब कोई वेपर ठंडी होगी तो उसकी अतिरिक्त ऊर्जा वापस मुक्त हो जाती है और किस में चला जाता है, लिक्विड में। तो वह अतिरिक्त ऊर्जा जो गुप्त ऊष्मा थी वह कमी आएगी, तो वह कमी आएगी तो मुक्त होगी, मुक्त होगी तो क्या कहेंगे हम, ऊष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक। ओके, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी, पहले वाली मिटा दी, वहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, देखें। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था हमने इसी जगह पर, इस बीकर को हटाया था और क्या लिया था हमने, एक पार्सिलिन का पॉट लिया जिसमें हमने क्या डाला था, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, नौसादर जिसको कहा जाता है। और इसको हमने गर्म किया, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक फनल लगाया जिसके मुंह को हमने क्या किया, कागज़ या रुई के द्वारा बंद कर दिया। और जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से ये बिना लिक्विड में बदले सीधा ही किस में चला जाता है, गैस फेज में, और यहाँ पर जमा हो जाता है। क्लियर है एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिशन। और ये प्रोसेस वो है जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाए और ठोस से सीधा किसमें बदल जाए, गैस में। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या होता है आपका, ठोस का द्रव में बदलना कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट के बाद यहाँ से गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट। ओके। और जब किसी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही बराबर हो जाए तो उस जगह पर क्या होगी, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, जैसा कि कपूर और नौसादर में होता है। तो बच्चों टेम्परेचर इफेक्ट आपको समझ में आया। पदार्थ को जैसे ही गर्म करेंगे तो हुआ क्या, अब आप देख ले पूरे प्रोसेस को। ये आपका सॉलिड है ठोस, ये आपका द्रव है और ये आपका क्या है, गैस है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, द्रवण, गलन। प्रोसेस को गलन कहेंगे। और जिस ताप पर होगा उसको क्या कहा जाएगा, गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट, प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्ट होना। द्रव का गैस में बदलना ये क्या कहलाएगा, आपका वेपराइजेशन होता है पानी के लिए। और बाकी आपका क्या कहलाएगा, ये क्वथन और बॉइलिंग। और इसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर होगा। फिर उसके बाद ठोस का गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाएगा आपका, सब्लिमिशन। और सब्लिमिशन को ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातांक। ठीक। अब वापस ये सारा ही कौन सा था, एंडोथर्मिक, ऊष्मा ली जाती है। अब इसको उल्टा करें, ठंडा करेंगे तो वापस किस में बदल जाएगा, ये द्रव को वापस, गैस को ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, द्रव में। और इसी तरह से इसको ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये गैस में। यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक तरफ एंडोथर्मिक तो दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक होगा। और ये आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है। बच्चों जब आप 12th क्लास तक पहुँचोगे और केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहाँ पर इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन आगे कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट होता है इन पर और इनसे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अननोन पार्टिकल के मोलिकुलर मास निकाले गए। यानी कि ये पूरा एनालिटिकल सब्जेक्ट था, जहाँ से एनालिसिस करके उनके मोलिकुलर मास निकाले। तो ये हम हायर क्लासों में सीखने वाले हैं, लेकिन उनके कंटेंट आप प्रैक्टिकल के द्वारा आपने सीखा है, उसको दिमाग में रखें और ख़ुद भी प्रैक्टिकल करें। ओके, आगे और हमारे एक्सपेरिमेंट जारी रहेंगे। हम साइंस पढ़ेंगे नहीं, क्या करेंगे,
समझेंगे। किसके द्वारा? खुद के द्वारा, टीचर के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा। ओके, थैंक यू।